वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोजगार विद गोल्डी चौधरी। फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं यूपी ट्रिपल एस सी मुख्य सेविका का प्रैक्टिस सेट। ये जो प्रैक्टिस सेट है आपका क्या है, किसका है? सोशोलॉजी का। सोशोलॉजी के हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो हम क्या है, इसके एग्ज़ाम का पैटर्न समझकर हम आपके क्वेश्चन है सोशोलॉजी के, उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ कि आपके जो सोशोलॉजी में क्वेश्चन किस किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो सिर्फ आपके मॉक टेस्ट ही कराए जाएंगे। मॉक टेस्ट में ही हम क्या है, इसका थियोरेटिकल पार्ट कवर करने वाले हैं। किसमें? सोशोलॉजी में। क्योंकि आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या है, सोशोलॉजी आपका क्या है, इसमें सब्जेक्ट है जो कि आपका कितने नंबर का आएगा? 25 नंबर का आएगा। 25 नंबर के में से क्या है कि 12 नंबर का आपका सोशोलॉजी, और जो 13 नंबर का है आपका क्या होगा, जो आपका दूसरा सब्जेक्ट आएगा। तो चलिए अब हम क्या है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है कि किसी ने कहा है कि समाजशास्त्र एक कलात्मक विज्ञान है। यानी कि आपसे पूछिए जो समाजशास्त्र में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन हो गया? आपके विद्वान। यानी कि किसने आप कौन सी डेफिनेशन दी है, वे आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेट करवा रही हूँ, पहले हम क्या इसमें यही कंप्लीट करने वाले हैं, लेकिन उसके साथ ही क्या है, हम किसने कौन सी डेफिनेशन दी है और कौन सी दी है उसके बारे में हम उसमें अच्छे से डिटेल से जानेंगे। इसमें कहा गया है कि किसी ने कहा है कि समाजशास्त्र एक कलात्मक विज्ञान है। जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन है इसमें C.H. कूले, सेकंड ऑप्शन है W.I. थॉमस, थर्ड ऑप्शन है V. पेरेटो और फोर्थ ऑप्शन क्या है? मैक्स वेबर। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन A, C.H. कूले। C.H. कूले ने ही क्या कहा है कि विज्ञान क्या है, एक कलात्मक है। क्या है? कलात्मक विज्ञान है। किसी ने कहा? C.H. कूले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि किसी ने कहा है कि सजायता से विजयता की ओर अग्रसर होना प्रगति का सार्वभौमिक नियम है। जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है इसमें ऑगस्ट कॉम्ट, सेकंड ऑप्शन में दिया गया हर्बर्ट स्पेंसर, थर्ड ऑप्शन में चार्ल्स डार्विन और फोर्थ ऑप्शन में क्या है? मैकाइवर। यानी कि मैकाइवर के साथ क्या है? पेज। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, हर्बर्ट स्पेंसर। तो हर्बर्ट स्पेंसर ने क्या कहा है कि सजायता से विजयता की ओर अग्रसर होना ही प्रगति का क्या है? सार्वभौमिक नियम है। ये क्या आपकी सीधे सीधे डेफिनेशन पूछ ली जाती है, परिभाषा पूछ ली जाती है कि ये परिभाषा आपको किसने दी है। तो ये क्या है, इस प्रैक्टिस सेट में हम जाते यही क्वेश्चन कवर करने वाले हैं कि किसने कौन सी डेफिनेशन दी है। समाजशास्त्र यानी कि सोशोलॉजी में क्या आपकी डेफिनेशन से आपके क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि किसने कहा है कि समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था एवं सामाजिक प्रगति का क्या है? अध्ययन है। फर्स्ट ऑप्शन है ऑगस्ट कॉम्ट, सेकंड ऑप्शन है हर्बर्ट स्पेंसर, थर्ड ऑप्शन है इमाइल दुर्खिम और फोर्थ ऑप्शन है मैकाइवर तथा पेज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट, ऑगस्ट कॉम्ट। तो ऑगस्ट कॉम्ट ने किसकी डेफिनेशन दी है कि समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था एवं सामाजिक प्रगति का क्या है? अध्ययन है। यदि बात करें हम इसमें कि इस डेफिनेशन में ऐसी उन्होंने क्या बात करी है, क्यों इसकी डेफिनेशन आप समझ लीजिए, क्योंकि जब आप इसे अच्छे से समझ लोगे तभी क्या है इसकी डेफिनेशन जहाँ तक क्लियर होगी। इसमें कहा गया है कि समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था एवं सामाजिक प्रगति का क्या है? अध्ययन है। किसने कहा? ये स्पेंसर ने कहा है। तो इसमें क्या है कि सामाजिक व्यवस्था एवं सामाजिक प्रगति के अध्ययन है। तो ये किस तरीके का अध्ययन होगा? तो इसमें अध्ययन इन्होंने ये कहा है कि अगर कोई भी कहा है कि समाजशास्त्र एक क्या है? विज्ञान है। यह बात सही है कि समाजशास्त्र क्या है? विज्ञान है। ये भी पूछ लिया जाता है कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है। ये बात किसने कही? तो किसने कही थी? ये भी बात किसने कही थी? ऑगस्ट कॉम्ट ने। ठीक। सेकंड है इसमें क्या है कि इस परिभाषा से हमें सिर्फ यही पता, इस परिभाषा से हमें क्या मिलता है कि इस परिभाषा का मतलब क्या होता है। इसमें कहा गया है कि जो सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक कि इसमें क्या कि जितनी भी सामाजिक घटनाएं होती है, यदि कोई व्यक्ति उसका अध्ययन करता है, क्या करता है? उसका अध्ययन करता है, उसका अध्ययन करता है, उसकी जांच करता है, उसके बारे में क्या है? सॉल्यूशन करता है, तो वही क्या होगा? हमारा समाजशास्त्र होगा। ये जो आपको डेफिनेशन दी गई है, ये अलग अलग तरीके से किसकी डेफिनेशन दी जा रही है? तो ये दी जा रही है आपको समाजशास्त्र की डेफिनेशन। तो कॉम्ट के अनुसार उन्होंने कहा है कि समाजशास्त्र वह है जिसमें कोई भी व्यक्ति किसी भी घटना का क्या करे? अध्ययन करे, उसके बारे में जांच करे, फिर उसका क्या करे? सॉल्यूशन करे। अब जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल से बता देती हूँ कि आपको पता चल जाएगा उससे कि समाजशास्त्र की रियल में डेफिनेशन क्या होती है। तो इसमें इस डेफिनेशन का मीन्स क्या होता है कि सपोज करो आप सभी जानते हो कि जो हमारी जो
ओजोन परत है, जो ओजोन परत है उसमें क्या है, छेद हो रहा है। वो भी किस वजह से हो रहा है, जो टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यानी कि बढ़ रहा है। उसमें क्या है कि जो पूरा वर्ल्ड है उसके जो है सॉल्यूशन के बारे में लगा हुआ है, कोई जिसे जैसे भी लग रहा है अपना सॉल्यूशन कर रहा है। जैसे कि उसमें भारत की बात करें तो भारत ने भी इसका सॉल्यूशन करा। तो उन्होंने क्या करा, पहले घटना को देखा। घटना को कैसे देखा उन्होंने कि हमारी जो ओजोन लेयर है, जो ओजोन परत है उसमें क्या छेद हो रहा है। अगर ये छेद बढ़ता चला गया तो कहीं जहाँ तक है ये जो जीवन है सभी का क्या है, इससे जीवन नष्ट हो जाएगा। इसलिए हो जाएगा क्योंकि आप सभी जानते हैं जो अल्ट्रा वायलेट रे होती है उसका जो है इफेक्ट क्या पड़ता है, गलत पड़ता है। क्योंकि इससे क्या है, जो कैंसर होते हैं, चर्म रोग होते हैं, उन्हें क्या है वे बढ़ते हैं। आप सभी देख रहे हो कि अब क्या है कि जो कैंसर की बीमारी है वो बढ़ती जा रही है। और जो 2050 तक है ये कैंसर की बीमारी 60%, किसमें 60% इस भारत के अंदर देखने को मिलेगी 2050 तक। और आप सभी जानते हो 2022 है तो ज़्यादा टाइम नहीं बचा 2050 को। और आप देख रहे हो कि जहाँ भी आपको घटना मिलती है ज़्यादातर क्या है, कैंसर की घटना मिलती है। तो ये बात थी। तो इसमें क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट थी, जो भारत सरकार है उसने क्या है कि इसके लिए कदम उठाए। उन्होंने क्या उठाया कि इससे पहले कम करा जाए। तो वो कम करने के लिए उन्होंने सबसे पहले क्या ध्यान दिया, उन्होंने ध्यान दिया कि ये क्या है, सबसे ज़्यादा इसका जो महत्वपूर्ण कारक क्या है, जो इसमें ओजोन परत में जो छेद हो रहा है। तो उसका जो रीज़न मिला है उन्हें, तो वो मिला है क्या कि जो पोल्यूशन है, क्या है पोल्यूशन, कि पोल्यूशन की वजह से क्या है कि जो ओजोन परत में छेद हो रहा है। तो सबसे पहले उन्होंने क्या है कि पोल्यूशन को रोकने के लिए उन्होंने सबसे पहले जो पटाखे हैं, आप सभी जानते होंगे कि जो पटाखों पे सबसे पहले 2 साल हो गए, तो 2 साल से है जो सेंट्रल गवर्नमेंट उन्होंने क्या है कंट्रोल कर रखा है। जो दीपावली है उस पर क्या लिमिट से जो विस्फोटक जो लिमिट से क्या पटाखे चलाने की परमिशन दी है। और उसके खिलाफ क्या है कठोर कानून भी बनाए हैं। किसके खिलाफ, जो पटाखे चलाने उनका पटाखे का यूज़ करने वालों के खिलाफ, ठीक है ना। तो ये क्या था कि गवर्नमेंट ने देखा कि भारत के अंदर क्या है कि जो सबसे पहले पोल्यूशन पर कंट्रोल किया जाए, क्योंकि उन्हें पता है कि बिना पटाखे के भी आराम से रहा जा सकता है। क्योंकि 2050 की घटना उन्हें याद है कि जब 60% व्यक्तियों के क्या हो गए कैंसर और चर्म रोग, ये जो खाज खुजली, ये सभी क्या होगी जो बीमारी देखने को मिलेगी। तो उन्हें पता है कि बिना पटाखों के भी जीवन संभव है। तो उन्होंने सबसे पहले इस पर बैन लगाया। फिर उससे पहले तो क्या प्लास्टिक पर भी लगाते हुए आ रहे थे, ठीक है ना। फिर क्या है कि प्लास्टिक पे भी कंट्रोल किया। उन्हें पता है कि जो प्लास्टिक होती है वो क्या है आपकी गलती नहीं है। और उससे क्या है कि अगर आप सोचो कि इसे डैमेज करके मतलब इसे जो जला दिया जाए तो उससे भी क्या है पोल्यूशन सबसे ज़्यादा निकलता है। इससे कौन सी गैस निकलेगी, मीथेन गैस निकलेगी, जो कि दमे के लिए सबसे बेकार होती है गैस, मीथेन गैस, ठीक है ना। जैसे प्लास्टिक जलाने से जैसे मीथेन गैस निकल गई, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी आपकी इसी से निकलती है। तो ये क्या है पोल्यूशन को इंक्रीज़ कर रही है, पोल्यूशन को बढ़ा रही है, ठीक है ना। तो इस पर भी क्या है बैन लगा। और ये जो समुद्री जीव होते हैं, जो समुद्री जीव है उनके लिए भी क्या है ये प्लास्टिक कहीं ना कहीं जो है कम होता जा रहा है। किनका, समुद्री जीवों का, क्योंकि प्लास्टिक कहीं नहीं जा रही, ये जो पानी के सहारे या कहीं भी आपको नदी में देखने को मिलेगी, ठीक है ना। और उसमें क्या रहते हैं, नदियों में जीव जंतु ये सभी रहते हैं। तो ये चीज़ है। तो यही बताया गया है कि इसमें कि यही डेफिनेशन है कि समाज क्या होता है। तो समाज वही होता है, कॉम्ट के अकॉर्डिंग बता रही हूँ मैं कि कॉम्ट के अकॉर्डिंग समाज क्या है कि किसी घटना को देखना, उसके बारे में एनालाइज करना, फिर उसका सॉल्यूशन करना, यही क्या होता है समाज शास्त्र होता है। जैसे कि इसमें दिया गया है कि समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था में सामाजिक प्रगति का क्या होता है, अध्ययन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि ऑगस्ट कॉम्ट के अकॉर्डिंग बौद्धिक विकास के प्रत्येक स्तर यानी पॉजिटिव जो स्टेज पर किस प्रकार का सामाजिक इकाई पाई जाती है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी मानवता। क्या पाई जाती है, मानवता। विकास के जो प्रत्येक स्तर होते हैं, जो पॉजिटिव स्टेज होती है, उस पर किस प्रकार की सामाजिक इकाई पाई जाती है, वो पाई जाती है किस पर, मानवता। मानवता का मतलब क्या है कि जैसे इसकी डेफिनेशन है, इससे कहीं ना कहीं आपको मतलब समझ में नहीं आ रहा होगा कि इसका मीन्स क्या है। उन्होंने इसका मतलब ये होता है, जो कॉम्पटेंट डेफिनेशन दी है, कि यदि हम किसी भी प्राकृतिक साधनों का यूज़ कर रहे हैं, कोई भी प्राकृतिक साधन हो सकते, जैसे कि सपोज करो कि आप सभी क्या पढ़ रहे हो, लेकिन जो आप पढ़ रहे हो पेन पेंसिल या हमारे प्राकृतिक नहीं होते, ये हमारे क्या होते हैं, कृत्रिम होते हैं, यानी कि हम इन्हें कोई ना कोई बनाता है, ठीक है ना। लेकिन जो जिस पर आप बैठे हो, यानी कि जैसे ज़मीन हुई, ज़मीन आपकी क्या प्राकृतिक साधन है। तो ज़मीन है तो ज़मीन
आपने क्या, ज़मीन पर आपने घर बनाया, तो घर बनाने के लिए आप कहीं ना कहीं जुड़े हुए। जैसे कि इसमें क्या कि जैसे कि घर बनाने के लिए, तो घर बनाने के लिए आप किसी न किसी से तो जुड़े होगे। जैसे कि आपने घर बनाने की सोची तो आपने अपने माता पिता से जुड़े, दादा दादी से जुड़े। और जो घर बनाने के लिए क्या है कि आपको मजदूर भी चाहिए, उसमें व्यक्तियों की ज़रूरत पड़ेगी, तो मजदूर भी चाहिए। मजदूर से क्या आप से मतलब बात करोगे, तो ये सभी क्या होते हैं, हमारे समाज होते हैं। फिर जैसे आपने घर बनाया, उसमें क्या है कि कोई ना कोई बाहर से आके देखने लगता, तो इस तरह से क्या है हम सोसाइटी के बीच में आना स्टार्ट करते हैं। तो उन्होंने यही कहा है कि जो समाज की जो इकाई होती है, यानी बौद्धिक विकास के जो प्रत्येक स्तर पर जो समाज की जो इकाई होती है वो क्या होती है, मानवता होती है। पहले क्या होती है, मानवता होती है, साधन होते हैं, उसी से हमारी शुरुआत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि समाजशास्त्र में चिकित्सा का समाजशास्त्र पद का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी। क्या होगा, ऑप्शन डी, यानी कि रॉबर्ट स्ट्रॉस के द्वारा ही चिकित्सा समाजशास्त्र पद का क्या किया गया, प्रयोग किया गया है। जबकि टालकट और पार्सन्स क्या था, टालकट और पार्सन्स ने भी ये डेफिनेशन दी थी। तो यदि पूछने लगे कि रॉबर्ट स्ट्रॉस के साथ किसने ये डेफिनेशन दी थी, तो वे दी थी किसने, पार्सन्स ने। किसने दी थी, पार्सन्स ने दी थी। पार्सन्स ने क्या है, चिकित्सा की परिभाषा दी थी, और साथ ही रॉबर्ट स्ट्रॉस ने भी क्या है, इसकी परिभाषा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि सूची फर्स्ट, यानी कि आपको क्या सूची दी गई, सूची फर्स्ट सूची सेकंड के साथ सुमिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड की सहायता से क्या दीजिए। यानी कि आपको क्या है कि डेफिनेशन दी गई है, उसके सामने क्या है कि ये डेफिनेशन किसने दी है, तो उसी के बारे में दिया गया है। कि जैसे कि इसमें क्या है कि फर्स्ट जो सूची इसमें दी गई है कि जोखिम भरा जो समाज है उसकी डेफिनेशन मैक्स वेबर, क्या जोखिम भरे समाज की जो डेफिनेशन है वो मैक्स वेबर ने दी है। तो ये क्या एकदम क्या होगा, गलत होगा। जोखिम भरे समाज की जो परिभाषा है वो जो मैक्स वेबर ने नहीं दी। तो मैं आपको बताऊंगी कि किसने इसकी परिभाषा नहीं दी है। एक बार हम इसके क्या जो चारों ऑप्शन है हम साथ के साथ देखेंगे। जैसे कि सेकंड ऑप्शन है भगोड़ा समाज, उसकी परिभाषा उलचित बेग, उन्होंने भी नहीं दी। थर्ड ऑप्शन क्या है, तार्किक समाज, इसकी परिभाषा एंथनी गिडेट्स, तो ये क्या एकदम करेक्ट है। और नागरिकता समाज की फ्रेडरिक हेगल, तो ये बिल्कुल गलत है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी। जो ऑप्शन सी है इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। कि जो तार्किक समाज की परिभाषा किसने दी है, एंथनी गिडडेक्स ने दी है। अब हम बात करते हैं इनकी कि जो जोखिम भरा समाज है इसकी परिभाषा जब मैक्स वेबर ने नहीं दी, तो ये किसने दी होगी, तो ये दी आपकी किसने, उलरिच बेक ने। किसने दी थी आपकी परिभाषा, उलरिच बेक ने आपकी किसकी परिभाषा दी थी, जोखिम भरे समाज की परिभाषा किसने दी थी, उलरिच बेक ने। किसने दी थी, बेक ने। तो ये आप साथ के साथ क्या नोट्स बनाते जाना। जैसे कि भगोड़ा समाज की जो परिभाषा दी थी वो किसने दी थी, वो दी थी आपकी किसने, एंथनी गिडडेक्स ने। किसने, एंथनी गिडडेक्स ने। तो जो थर्ड ऑप्शन है ना, तार्किक समाज की परिभाषा भी और जो भगोड़ा समाज, ये जो दोनों परिभाषा ये किसने दी थी, तो ये दोनों की दोनों परिभाषा किसने दी थी, एंथनी गिडडेक्स ने आपकी दोनों परिभाषा दी थी। तो अलग से लिखने की जरूरत नहीं, ना मुझे बताने की जरूरत है। तो इसमें भगोड़ा समाज और तार्किक समाज दोनों की परिभाषा किसने दी थी, तो एंथनी गिडडेक्स ने दी थी। बात करते हैं इसकी नागरिक समाज की, कि जो नागरिक समाज है उसकी परिभाषा किसने दी थी। नागरिक समाज है उसकी परिभाषा किसने दी थी, तो इसकी परिभाषा दी थी फ्रेडरिक हीगल। तो फ्रेडरिक हीगल ने दी थी। आपके इसमें क्वेश्चन में क्या हो गया, आपके कूट मिलेंगे जहाँ तक है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन थोड़ा ये प्रैक्टिस सेट है, ये आपके कूट में आता है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो इसका कौन सा था, थर्ड, और जो फोर्थ इसका क्या होगा आपका सही आंसर है। तो फ्रेडरिक हेगल ने नागरिक समाज की परिभाषा दी, जबकि भगोड़ा समाज की और तार्किक समाज की परिभाषा किसने दी थी, एंथनी गिडडेक्स ने दी थी। और जो हिलरिच बेक उसने किसकी परिभाषा दी थी, तो उसने दी थी परिभाषा किसकी, जोखिम भरे समाज की। इसमें दिया गया है कि गैमिनसाफ्ट एवं गैसेलसाफ्ट की अवधारणा किसने दी है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, टोनीज ने किसकी परिभाषा दिया है, तो गैमिनसाफ्ट एवं गैसेलसाफ्ट की क्या दी है परिभाषा, यानी अवधारणा दी है।
क्वेश्चन इसमें दिया गया आपको सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। जैसे इससे पहले का जो क्वेश्चन नंबर 6 था उसके बारे में इन्होंने इस तरह से किया कि आपको सूचियां दी गई है, उसमें क्या है कि आपको कोई ना कोई आपको वर्ड दिया जाएगा कि इस वर्ड का संबंध किससे विद्वान से है। तो उसी के बारे में पूछा गया कि सूची फर्स्ट और सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए और सम्मिलित सूचियों के नीचे दिए गई सूची की सहायता से सही उत्तर का क्या कीजिए, चयन कीजिए। जैसे कि इसमें दिया गया ऑगस्ट कॉम्ट। तो ऑगस्ट कॉम्ट की बात करें तो ऑगस्ट कॉम्ट ने जो दिया है वो क्या कौन से नियम दिए हैं, तो ऑगस्ट कॉम्ट ने कौन से नियम दिए हैं, ऑप्शन कौन सा होगा इसका नियम। तो मैं इनके सामने लिख देती हूँ कि ऑगस्ट कॉम्ट ने जो नियम दिया है 3 स्तरों का नियम किसने दिया, ऑगस्ट कॉम्ट ने। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया फर्स्ट पर, फर्स्ट इसलिए लिखा है यहाँ पे, चलो मैं ए लिख देती हूँ। ए पर क्या था हमारा ऑगस्ट कॉम्ट। बात करते हैं बी की, इसमें क्या दिया हर्बर्ट स्पेंसर। तो हर्बर्ट स्पेंसर ने कौन सा नियम दिया है, तो हर्बर्ट स्पेंसर ने जो नियम दिया है, तो हर्बर्ट स्पेंसर ने कौन सा नियम दिया है, साविय सिद्धांत। कौन सा, साविय सिद्धांत। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, बी लिख दिया। यदि बात करें हम कार्ल मार्क्स की कि कार्ल मार्क्स ने कौन सा दिया है, तो कार्ल मार्क्स ने कौन सा दिया है, वो दिया है इन्होंने कौन सा, द्विंद्वनात्मक। कौन सा, द्विंद्वनात्मक भौतिकतावाद का सिद्धांत किसने दिया है, कार्ल मार्क्स ने दिया है। तो इधर क्या लिख दिया मैंने, सी। और बचा क्या है आपका, एक यांत्रिक एवं साविय सिद्धांत। तो ये आपका किसने दिया है, इमलाई एवं दुर्खीम ने। तो यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने, फोर। तो इस यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने, 4। तो ये आपके क्या है, ये आपकी सूची थी, उसके सामने दिया गया है कि जो कौन सा विद्वान था और जो जिसने ये क्या है सिद्धांत दिए हैं। तो ऑगस्ट कॉम्ट ने कौन सा सिद्धांत दिया था, तो 3 स्तरों का नियम किसने दिया था, ऑगस्ट कॉम्ट ने। जबकि साविय सिद्धांत है वो किसने दिया था, हर्बर्ट स्पेंसर ने। जबकि कार्ल मार्क्स ने क्या दिया था, द्विंद्वनात्मक सिद्धांत किसने दिया था, कार्ल मार्क्स ने। और यांत्रिक एवं साविय सिद्धांत किसने दिया था, इमाइल एवं दुर्खीम ने। तो ये क्या आप साथ के साथ नोट्स बनाते चलना, क्योंकि मैं आपको क्या प्रैक्टिस सेट से ही आपकी जो सोशियोलॉजी वो कंप्लीट कराऊंगी। क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि दुर्खीम ने 4 तरह की आत्महत्या का वर्णन क्या है, इनमें से 3 है अहंगवादी। कौन सी है, अहंगवादी, परामर्थवादी एवं आदर्शहीनता, और चौथा प्रकार है। तो यानी कि आपसे सीधा इस क्वेश्चन में ही सीधा ये भी पूछ सकता है कि दुर्खीम ने कितने प्रकार की आत्महत्या का वर्णन किया है। तो कितने की का किया है, 4 प्रकार की, ठीक है ना। इसमें क्या है कि उन्होंने 4 प्रकार में से 3 प्रकार आपको दे दिया है, लेकिन आपको से चौथा प्रकार पूछा है कि 4th नंबर का कौन सा होगा। तो इसमें फर्स्ट पर क्या है आपका अहंगवादी, सेकंड पर क्या है परामर्थवादी, और थर्ड पर क्या है आदर्शहीनतावादी। जरूर नहीं यही सीक्वेंस आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ इतना है कि आत्महत्या के कितने प्रकार है, 4 प्रकार है। तो वो चौथा प्रकार क्या होगा, तो ये चारों ऑप्शन हम क्या देखते हुए चलेंगे। इसमें क्या होगा, इसका होगा भाग्यवादी आत्महत्या का सिद्धांत। क्या होगा, भाग्यवादी आत्महत्या का सिद्धांत। तो भाग्यवादी आत्महत्या का जो सिद्धांत है वो आत्महत्या का क्या है, 4th नंबर का क्या है, प्रकार है, जिसमें से 3 प्रकार आपके क्वेश्चन में दिए हुए थे। और इसकी डेफिनेशन किसने दी थी आत्महत्या की, दुर्खीम ने दी थी, ठीक है ना। इमाइल दुर्खीम पूरा नाम है। और 4th नंबर का क्या है, भाग्यवादी आत्महत्या। अब हम समझ लेते हैं कि भाग्यवादी आत्महत्या का मीन्स क्या होता है। तो भाग्यवादी आत्महत्या का मीन्स ऐसे होता है कि जैसे कि सपोज करो कि कोई है, किसी के अंडर में क्या है, कार्य कर रहा है, ठीक है ना, और जो उस पर है, जैसे कि हम इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल भी ले सकते हैं कि जैसे जो तस्करी होते हैं, तस्करी भी क्या आपके आत्महत्या भाग्यवादी आत्महत्या में आ सकते हैं, मजदूर भी इसमें आ सकते हैं। जैसे कि किसानों के साथ क्या घटना होती है कि जैसे उन पर क्या है कर्जा हो रहता है, तो लेकिन उन्हें पेमेंट नहीं मिल पाती है, तो वो इस बीच में क्या कर लेते हैं कि आत्महत्या कर लेते हैं। जैसे कि बिहार की साइड, बंगाल की साइड ये घटना देखने को मिलती है कि उधर की साइड है जो कोसी नदी है वो उफान पर आ जाती है। तो कोसी नदी उफान पर आ जाती है तो वो जो किसानों की फसल है उसे कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा देती है, जिससे किसान क्या आत्महत्या कर लेते हैं। तो इसमें क्या कि वे इसी घटना को, जिस तरह की घटना होती है उसे क्या कहा जाता है, भाग्यवादी आत्महत्या। किसान समझ लेता है कि तेरे भाग्य में शायद पैसा है नहीं, या फिर तेरे जो भाग्य में है यह खेती भी नहीं है, तो इसलिए क्या है वो आत्महत्या का क्या हो जाता है, शिकार हो जाता है। किसान भी हो सकते हैं, इसमें कोई भी हो सकता है जो ये सोचता है कि मेरे भाग्य में शायद ये ही लिखा है
और अब मेरे बस की आगे की ज़िंदगी नहीं है जीनी, तो वह क्या है, आत्महत्या का शिकार हो जाता है। ये भी हो सकता है जो जैसे कि हम कंपटीशन में लग रहे हैं, मतलब सभी बच्चे क्या कंपटीशन में लग रहे हैं, उस बीच में अगर कोई बच्चा ऐसा है कि वो काफ़ी टाइम से तैयारी करा लेकिन वो किसी कारण के लिए मतलब सेलेक्ट नहीं हो पाता, तो उसमें क्या है कि आपको देखते हो कि घटना ऐसी देखने को मिलती है कि जिसमें क्या है कि बच्चा जो डिप्रेशन में आके सुसाइड कर लेता है। तो ये भी क्या होती है, हमारी भाग्यवादी आत्महत्या में वो समझ लेता है कि शायद तेरे भाग्य में जॉब है ही नहीं, ठीक है ना। तो ये सभी घटना हमारी क्या भाग्यवादी को ही कहते हैं। तो और भी घटना है, तो हम ज़्यादा नहीं करेंगे डिस्कस की, क्योंकि इससे क्या है, आपके हमें सिर्फ समझाना है कि एग्जाम्पल को लेकर कि हम कि क्वेश्चन के लिए, क्योंकि समाजशास्त्र में क्या है कि क्वेश्चन थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है, उसे समझना काफ़ी मतलब हार्ड होता है। तो उसे हम जो है हम उसे सिंपल लैंग्वेज में कैसे समझ सकते हैं, तो वही क्या आपके एग्जाम्पल से ही आप समझ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11 है, ये क्वेश्चन क्या होगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 11 ये आज का क्या होगा, हमारा लास्ट का क्वेश्चन है। हम क्या प्रैक्टिस सेट ऐसे ही कंटिन्यू करने वाले हैं सोशोलॉजी के। तो सोशोलॉजी के जो क्वेश्चन है, मैं जो सोशोलॉजी का सिलेबस आपको पूरा ही करवाऊंगी, सिर्फ जो एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा ज़रूरी है क्वेश्चन सिर्फ हम वही डिस्कस करेंगे। उन क्वेश्चन के साथ साथ जो आपके क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, जो ऑप्शंस होंगे, हम उन चारों ऑप्शंस को साथ के साथ ही क्या है क्लियर करेंगे, ताकि आपके क्वेश्चन एक क्वेश्चन के साथ आपके 10 से 20 क्वेश्चन तैयार हो जाए। तो यदि मैं आपके सामने 10 या 11 क्वेश्चन भी डिस्कस कर रही हूँ, तो इसका मतलब है आपके 50 से 60 क्वेश्चन क्या है साथ के साथ ही तैयार हो रहे हैं। तो इसमें जैसे कि दिया गया आपको क्वेश्चन नंबर 11, इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक समिति एवं संस्था दोनों का क्या है उदाहरण है, कि यानी कि इनमें से बताना कि ऐसी कौन सी संगठन है जिसे हम समिति एवं संस्था दोनों कह सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट परिवार। क्या होगा, परिवार। परिवार जो है वो समिति एवं संस्था का दोनों का क्या होता है, उदाहरण होता है। जबकि इसमें दिया गया है कि सी ऑप्शन विवाह और क्लब और विद्यालय। अब इसमें क्या है कि समिति एवं संगठन, ये दोनों वर्ड क्या होंगे, थोड़े अलग होंगे कि इन्हें समझे कैसे। तो मैं एक बार बता देती हूँ कि जो पहली बात तो मैं ये बता देती हूँ कि समिति एवं संगठन की जो डेफिनेशन आपको किसने दी है, तो ये किसने दी है, मैकाइवर एवं पेज ने। तो ये पूछ ली जाती है कि समिति एवं संगठन की जो परिभाषा वो किसने दी है, तो वो किसने दी है, मैकाइवर एवं पेज। मैकाइवर एवं पेज इसने क्या है परिभाषा दी है। तो उन्होंने परिभाषा जो समिति एवं संगठन की दी है, और इसका जो उदाहरण है निकल के आया क्या, परिवार। तो परिवार की परिभाषा किसने दी होगी, मैकाइवर एवं पेज, इसने क्या दी होगी परिभाषा। यदि बात करें हम कि इसमें जो है परिवार को इन्होंने किस तरीके से संस्था एवं जो संस्था और समिति ये दोनों माना है, तो इन्होंने कहा है कि हम जो है ना, हम समिति के सदस्य होते हैं। कौन होते हैं, हम जो है समिति के सदस्य होते हैं, ना कि जो संस्थाओं के। इसमें क्या है कि जो समिति से मनुष्य के एक संगठित समूह का क्या होता है, बोध होता है, जबकि संस्था से क्या है, एक कार्यप्रणाली का बोध होता है। किससे होता है, संस्था से। समिति का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप सभी क्या है फैमिली में रह रहे हो, तो वो क्या है, आपकी समिति है, ठीक है ना। आप अपने परिवार के बीच में रह रहे हो, वो क्या आपकी समिति है। संगठन क्या होता है, संगठन वो होता है जैसे कि आप क्या है ये क्लास ले रहे हो, तो आपके संगठन में लेके रह रहे हो। जैसे आप मेरे से क्लास ले रहे हो, तो ये भी आपका क्या होगा, संगठन होगा। जैसे आप कॉलेज में गए हो, जैसे कि कॉलेज होगा हमारा जो धार्मिक संगठन, मतलब बहुत जो अपने परिवार को छोड़कर जहाँ पर भी आप ग्रुप में जाते हो, वे सभी क्या होते हैं, हमारे संगठन या संस्था होती है। जबकि कहा जाता है कि जो हम होते हैं ना, यानी कि जो हम हैं, जो हम सिर्फ समिति के ही जो सदस्य होते हैं, संस्था के नहीं होते हैं, ठीक है ना। कि अब इसमें परिवार क्यों लिया गया, क्योंकि परिवार तो इसमें बता दिया कि समिति का है, लेकिन इसमें संस्था भी ले लिया गया है। संस्था का मतलब क्या होता है, संस्था को हम संगठन भी कह सकते हैं। आप खुद देखो, जो परिवार है, परिवार में क्या होते हैं, हमारे चाचा ताऊ, जो चाचा चाची ताऊ दादा दादी हमें सभी मिलते हैं, तो ये सभी हमारे क्या होता है, ग्रुप होते हैं, यानी संगठन बनाते हैं, ठीक है ना। उसके साथ ही क्या है, हम भी होते हैं, हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वे भी होते हैं। तो वे क्या होते, जैसे हम हैं, हमारे जो पेरेंट्स होंगे तो वे हमारे क्या आते हैं, समिति में आते हैं। करूँ आपसे एक का करके चारों, चलो मैं आपको चारों ऑप्शंस के बारे में बता देती हूँ कि कौन सी हमारी इनमें समिति होगी, कौन सी हमारी संगठन होगी। जैसे विवाह है, विवाह क्या होगी, हमारी समिति होगी। समिति का मतलब क्या होता है कि जैसे कि विवाह हुआ, ठीक है ना। विवाह के लिए क्या है कि हमारे मन में मतलब पहले से क्या होती, समिति रहती है कि हमें क्या है कि जो परिवार संभालने के लिए चाहिए, तभी तो विवाह किया जाता है कि परिवार ताकि संभाल जाए। और
यदि बात करें हम किसके, क्लब की में क्या आपको हर तरह का व्यक्ति देखने को मिलता है। तो ये क्या होती है, हमारी संस्था होती है। महाविद्यालय ये भी हमारी क्या होती है, संस्था होती है। लेकिन परिवार हमारा क्या है, परिवार के अंदर क्या आते हैं, विवाह भी होते हैं। विवाह हमारी क्या है, समिति है, ठीक है ना। लेकिन परिवार के अंदर क्या होता है, हमारे सभी मिलते हैं, हमारे दादा दादी सभी मिलते हैं, दादा दादी ताऊ फूफा बुआ सभी मिलते हैं। तो इसका मतलब ये क्या, संगठन बना रहे हैं। तो इसलिए परिवार हमारा क्या, दोनों ही चीज़ होगी, जो संस्था भी होगी और समिति भी होगी। तो ये क्वेश्चन क्या था, हमारा आज का क्वेश्चन था। और जिन्होंने ये जो क्वेश्चन था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करें। जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो हमें ये लगता है कि हाँ, हमारी वीडियो को कोई पसंद कर रहा है। तो इससे क्या है कि हमें भी मतलब और ज़्यादा हमारा हम मतलब और भी अच्छे क्या प्रैक्टिस सेट या फिर अच्छे क्वेश्चन लाएंगे, ताकि हमारा भी साथ के साथ क्या मोटिवेशन बना रहे। तो आप वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और जो भी आपको मतलब प्रॉब्लम हो या कुछ भी क्वायरी हो, आपको कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि फिर हम क्या उसी के अकॉर्डिंग आपके जो प्रैक्टिस है डाल देंगे। चाहे आपके कंप्यूटर से हो, चाहे आपके रीजनिंग या हिंदी या फिर जीएस के, जिसकी जो भी क्वेरी हो वो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, ठीक है ना। तो और चैनल को क्या है, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो, ताकि आपके साथ साथ क्या है, इसका जो लाभ है वो और भी बच्चे ले सके। क्योंकि जो मुख्य सेविका है उसमें समाजशास्त्र सब्जेक्ट दिया गया है। और जो समाजशास्त्र बच्चे जो है काफ़ी टाइम पहले पढ़े हुए होते हैं, तो वे समाजशास्त्र के बारे में इतना नहीं जान, समाजशास्त्र के बारे में क्या है, आपकी रेगुलर क्लास चलेगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।